मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। गुस्सा क्यों आता है? ये सवाल आपसे गलत बात पे आता है। गलत बात तो गुस्सा तो गलत बात पे। कभी सही बात पे किसी को गुस्सा आता है क्या? और ये भी तो हो सकता है वो बात जो आपके लिए गलत हो किसी के लिए सही हो। ये भी है सिचुएशन। हाँ, वही बात है कि हर इंसान को तब गुस्सा आता है जब सिचुएशन उसके मुताबिक नहीं होती और उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बट जनरली चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, गुस्सा करना, ये क्यों आता है? ये जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि हर चीज़ आपके गिर्द रिवॉल्व कर रही है और आपको ओवरथिंक कर रहे होते हैं आप सिनेरियो को। हो सकता है किसी ने कोई बात की, उसके बाद उसका वो मतलब भी नहीं है और वो बात करके चला गया, लेकिन आप क्योंकि ओवर सेंसिटिव थे तो आपने उस पर ओवर थिंकिंग शुरू कर दी कि इस शख्स ने इस वजह से मुझे कहा होगा, वो तो करके भूल गया और उसने शायद आम से बात कर दी, लेकिन वो आपके माइंड में रह गई और आप अगले 2-3 दिन तक सोचते रह गए। तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। फ्रस्ट्रेशन से आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और आप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। यानी ज्यादा सोचना, दिमाग पर जोर डालना, इसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है या गुस्सा आता है। साइंसदानों ने भी खबरदार किया है। बिल्कुल ऐसे ही कि ज़हनी तनाव जो है और जो गुस्सा आपको आता है वो किस हवाले से आता है, इस पर ज़्यादा तहकीक भी हुई है और सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है इस पर हम सब जानते भी हैं और फिर बात भी की गई है। और ये जो हालात की हम बात कर रहे हैं ना, कि जो भी हालात हों उसमें दबाव में आने के बजाय मामलात को आसान करना, बड़े इत्मीनान के साथ उनको डील करना, क्योंकि जब ज़्यादा सोचते हैं और उससे होता है कि दिमाग पर दबाव पड़ता है। और जिस तहकीक का हम हवाला दे रहे हैं वो ये है कि जब हम ज़्यादा सख्त ज़हनी कोशिश करते हैं और फौरी तौर पर तनाव और गुस्सा, ये उसका रिजल्ट होता है। ये इस तहकीक को नाम दिया गया है द अनप्लेजेंटनेस ऑफ थिंकिंग। और इस स्टडी में बहुत से लोगों का तज्जिया किया गया है और बहुत से मुल्कों के अफराद का तज्जिया किया गया। नेदरलैंड्स की ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तहकीक की गई है और इसके जो मुसन्निफ हैं डॉक्टर एरिक, इन्होंने कहा है कि इससे ये पता चला है कि जब लोग ज़्यादा मुश्किल अहदाफ पर काम करते हैं वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है और उनके मुताबिक जो अमूमी तौर पर लोग हैं वो ज़हनी काविशों को नापसंद करते हैं। इसलिए कम सोचें, ओवर थिंक ना करें, जो हो रहा है होने दें, जो आपके कंट्रोल में है उसे करें, कंट्रोल में जो नहीं है उसको आप कंट्रोल में ला नहीं सकते, तो इट्स बेटर कि बस ठीक है जो चीज़ जैसी ऐसे अपनी मेंटल हेल्थ पे अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें और अपना ख्याल खुद भी खुश रहें, सबको खुश रखें। सादी सी बात सबीन, कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी है या कोई भी हालात अगर ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत आपको डिस्टर्ब करें, दो सवाल कर लें। एक, क्या उन हालात के जिम्मेदार आप हैं? अगर जवाब है नहीं तो भाईजान छोड़ दें। और अगर आपने सवाल ये करना है क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं, जवाब है नहीं तो फिर भी छोड़ दें। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे आप जिम्मेदार नहीं है, टेंशन आपको तब भी नहीं लेनी। नहीं ठीक कर सकते। आप अगर जिम्मेदार भी हैं लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आप तब भी छोड़ दें। इजी, चिल पिल। ऐसे वैसे मौसम कितना चिल है आज? मौसम बहुत चिल है आज। आपको बताते हैं जी मौसम कैसा रहेगा। सुबह सवेरे मौसम जो है वैसे बड़ा ज़बरदस्त है। काफ़ी सारे शहरों की अगर बात की जाए, बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बड़ा अच्छा है। इस्लामाबाद की बात की जाए, यहाँ पर भी बादल है। कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड है जी लाहौर में। इसके अलावा कराची में कम से कम 28, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा, पेशावर की बात करेंगे, पेशावर में कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे, कोयटा में कम से कम 21, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम। और शुएब ऐसा है कि मौसम जो है ना ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार भी कह सकते हैं। और इसके अलावा आज बड़े शहरों में तकरीबन ज़्यादातर शहरों में बादल ज़रूर हैं। अब हब्स की क्या सिचुएशन है, स्पेशली आज बारिश का इम्कान है सेंटीग्रेड काफ़ी। हाँ, लेकिन आज बारिश का भी इम्कान है। कराची में भी इम्कान है। बहुत से इलाके सिंध के वहाँ पर इम्कान है कि आज बारिश होगी। इसी तरह डेरा बुगटी और बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ से मुतालिक भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है। और इसी तरह से अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आज पूरे मुल्क में ये इम्कान है कि बहुत से इलाकों में बारिश होगी। अब लेट्स सी कि बारिश कितनी होती है, चूँकि हम ये अक्सर देखते हैं सबीन के फ़ोन पे। अच्छा, आवरली वेदर चेक करते हुए कितने देर में बारिश है। मैं इस्लामाबाद का चेक कर रहा था रात को ना कि बारिश आ रही थी 1:30-2 बजे के करीब, नहीं थी बारिश। आई एग्री कि मॉनसून इज लाइक दिस, अनप्रेडिक्टेबल है मॉनसून इज लाइक दिस, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बारिशें बहरहाल हो भी रही हैं और उसकी ज़रा के इम्पैक्ट हमारे सामने नज़र भी आ रहा है। और केपी से मुतालिक हमने देखा भी है कि वहाँ पर खासे उसकी मुश्किलात उसने पैदा भी की हैं और बहुत से हादसा भी रिपोर्ट हुए हैं। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और कल की सबसे बड़ी खबर और बांग्लादेश की सिचुएशन उस पर हम बात करते हैं। 1 माह से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और उनमें सैकड़ों हलाकतों के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर भारत फरार हो चुकी हैं।
शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे और भारत जाने के बाद मुजाहिरीन उनकी सरकारी रिहाइशगाह में घुसे, वहां तोड़फोड़ की, जो मिला वो लूट के चले गए। कुछ मुजाहिरीन खाना पीना भी, खरगोश, मछली, कुछ नहीं छोड़ा। और वहां पे एक लेक थी, वहां पे बोटिंग भी उन्होंने की। अच्छा, और कई अफराद जो हम जिक्र करें कीमती सामान वहाँ से ले उड़े। और इसमें बांग्लादेश के जो हम जिक्र कर रहे हैं सिचुएशन का, तो उनकी जो बानी और शेख हसीना के जो वालिद हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनका मुजस्समा पाश पाश हो गया। और उसके बाद से सिचुएशन अभी भी इतनी कंट्रोल में नहीं आई है, क्योंकि मुजाहिरीन अभी जश्न भी मना रहे हैं और अभी तक उनका जो गुस्सा है शेख हसीना की पार्टी पर वो जारी है। और इसके साथ साथ जो वहाँ की आर्मी है वो उस इंतज़ाम को संभालने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन इसके साथ जो इंटरनेट सेटअप की बात की गई कि इंटरनेट सेटअप आएगा, और वहाँ के जो आर्मी चीफ है उन्होंने ऐलान भी किया, लेकिन जो अवाम है जो इस वक्त वहाँ पर हम देख रहे हैं गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, वो कहते हैं जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा। तजवीज़ हम देंगे और हमारे मुताबिक अगर वो चीज़ ना हुई तो उसके बाद जाहिर है वो दोबारा से जो है मुजाहिरे हो सकते हैं और मामलात किस तरफ जा सकते हैं, वो चीज़ें फिर सामने आएंगी अकॉर्डिंगली। लेट्स सी तो सिचुएशन किस तरफ हो जाती है। जो कि तलबा तहरीक जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से कह दिया कि अगले जो चंद घंटे हैं उसमें अबूरी हुकूमत कायम करने की तजवीज़ उन्होंने पेश भी करनी है। सिचुएशन पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन के साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब ने। अब्दुल बासित साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप किस निगाह से देखते हैं सारे मामले को? एक एहतजाज जो कि कई दिन तक जारी रहा, कई कीमती जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ और उसके बाद बिलाखिर शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा और फ़रार होना पड़ा भारत। हाउ डू यू सी दिस? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ट्रिगर तो जो हुआ वो ऑब्वियसली कोटा सिस्टम के बारे में एहतजाज था, उससे शुरू हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी एक तारीख़ है और ख़ास तौर पर पिछले 15-16 सालों में जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा था उसका एक क्यूमुलेटिव जो है पॉइंट है, उस पर आज हम पहुँचे। टिपिंग पॉइंट आप जिसे कह सकते हैं। उसमें अगर आप देखिए तो पिछले 3 इंतखाबात में भारत की अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो मेन पार्टी है अपोजिशन की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा ज़िया साहिबा की, उन्होंने इन इलेक्शंस में इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये शैम इलेक्शंस होते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं होती और इसमें तो आमरान रवैया। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि फिर साल जो जनवरी में इंतखाबात हुए उसमें हमने देखा जिस तरीके से शेख हसीना ने अक्सरियत ली, वो भी हमारे सामने है। तो उनको भी एक्चुअली बाहर दुनिया ने भी उनके नताइज को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरा ये है कि खालिदा ज़िया जो मेन अपोजिशन लीडर थी, उनको कई अरसे से घर में नज़र बंद कर दिया। फिर जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ हमने देखा कुछ शैम ट्रायल्स किए गए उनके लीडर्स के ख़िलाफ़। 1971 की जो एक लिहाज से सेपरेशन थी उसको एक मजाक बना के शैम ट्रायल्स किए गए, उनको फांसियाँ दी गई। तो एक और फिर जो आपने अपने इब्तिदाइये में भी कहा, एक आमराना रवैया था और जो तरीक़ा था गवर्न करने का शेख हसीना का, वो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी इन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर फॉरेन पॉलिसी के मैदान में भी अगर आप देखिए तो गो के बांग्लादेश ने पिछले कई दिहाइयों में इकनॉमिक तरक्की भी की है, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इकनॉमिक जो है सिचुएशन वर्सन भी हुई है। इस वक्त 32 मिलियन के करीब बांग्लादेशी अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। और फिर जो कोटा सिस्टम 30% था, इसने ऑब्वियसली यूथ में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे उनमें एक हिजान सी कैफियत भी पैदा की। तो ये तमाम वो डायनामिक से फैक्टर्स से जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स द प्रेजेंट सिचुएशन। और ये भी देखिए किस तरह तारीख़ अपने आप को दोहराती है। जिन लोगों ने पाकिस्तान से गद्दारी की, शेख मुजीबुर रहमान का कल मुजस्समा हमने देखा किस तरीके से गिराया गया, और फिर शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा। तो अब जो शेख मुजीब की ऐसे में बाज साहब अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से काफ़ी हमायत हासिल थी, और उसके बाद जिस तरह वो फरार हुई वो भारत हुई, इस पे भी थोड़ी नज़र डालिएगा। और दूसरा ये कि अब इसके बाद क्या वो बरतानिया जाने का उनका इम्कान है, क्योंकि ये भी आ रहा था कि कुछ टाइम के बाद हो सकता है भारत में क़याम के बाद वो बरतानिया मूव कर जाए। इंडिया को कितना बड़ा धचका लगा है? इंडिया को तो बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं बल कल से इंडिया का देख रहा हूँ मीडिया, वहाँ तो उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करें। वो तो अब यहाँ तक भी कह रहे हैं कि एक और नया पाकिस्तान दोबारा उनकी सरहद पे अब 2 पाकिस्तान हो गए हैं। तो यहाँ तक ये बातें हो रही हैं। और इंटरेस्टिंगली
कल जब शेख हसीना अगरतला आपको याद होगा जहाँ पे ये कॉन्स्पिरेसी सारी बनी थी इस पाकिस्तान को अलग करने की, तो वहाँ पे पहले उनका हेलीकॉप्टर वहाँ गया और उसके बाद फिर वो न्यू दिल्ली हिंडन एयरफोर्स बेस पे वहाँ गई और वहाँ पे उनके जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनसे मुलाकात भी की। कल कैबिनेट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका भी इजलास हुआ जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रिजाइड किया। अब भारत के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धचका तो है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हसीना थी, शेख हसीना, वो प्रो इंडिया थी और उन्होंने एक लिहाज से आप कह लीजिए कि बांग्लादेश को सैटेलाइट स्टेट बना दिया था भारत का, और ये उनके लिए बांग्लादेशियों के लिए अनएक्सेप्टेबल था। अब जहाँ तक ताल्लुक ये है कि कहाँ वो जाएंगी, देखिए इसके बारे में तो अफवाहें भारत की मीडिया ने उड़ाई क्योंकि भारत इस वक्त एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में तो है। वो ये भी नहीं चाहेगा कि शेख हसीना को मुस्तकिल तौर पे यहाँ रखे क्योंकि भारत बांग्लादेश उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बांग्लादेश के लिए भारत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त भी तकरीबन आप कह सकती हैं कि 2000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश भारत से ले रहा है और जिन स्टेट से ये आती है उन स्टेट के लिए भी भारत की मार्केट बड़ी ज़रूरी है, तो इंटरडिपेंडेंस तो है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि बरतानिया की हुकूमत भी 100 मरतबा सोचेगी शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम देने के लिए क्योंकि वहाँ पे भी बंगाली कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वो किस तरह रिएक्ट करती है। और फिर जो यूके की नई हुकूमत आई है लेबर पार्टी की, उन्होंने भी क्वेश्चंस रेज किए हैं अबाउट शेख हसीनाज इलेक्शन, तो एक मुश्किल फ़ैसला होगा। लेकिन उनकी जो छोटी बहन है शेख रियाना, वो ब्रिटिश नेशनल ज़रूर हैं, फिनलैंड में भी कुछ उनके हैं, एक बच्चे जो उनके हैं वो कहीं रहते हैं, तो अभी मेरा ख्याल ये है कि फ़िलहाल वो भारत ही में रहेंगी और वो उनकी जाने से हमें कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, वो अंडरग्राउंड रहेंगी। क्योंकि उनके बेटे का मैं आज इंटरव्यू देख रहा था सजीव वाजिद का, तो उन्होंने यही कहा कि जी बांग्लादेश जो शेख हसीना हैं, शी इज़ डन विद बांग्लादेश, अब वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ अपना वक्त गुजारेगी। और अवामी लीग का मामला ये है कि शेख हसीना चूँकि एक अथॉरिटेरियन माइंडसेट के साथ रूल कर रही थी, तो अवामी लीग को वो फैमिली पॉलिटिक्स से निकाल नहीं सकी, उन्होंने अपनी इसको जागीर समझ रखा था और इसलिए सेकंड टियर लीडरशिप हमें अवामी लीग में अब नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अवामी लीग जो 1971 से गवर्न कर रही थी उसका आज ये अंजाम हुआ और शेख हसीना जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रही थी, डिक्टेटोरियल माइंडसेट के साथ रूल कर रही थी, आज कल उनका ये खात्मा हुआ। तो तारीख से हमें ये सबक मिलता है कि जमहूरियत अगर है तो उसको जमहूरी अंदाज से ही चलाइए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में भी बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ भी फैमिली पॉलिटिक्स बहुत इंट्रेंच्ड है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी उस तरह अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सकी जिस तरह करना चाहिए। उनमें हमारे यहाँ भी इंट्रा पार्टी जमहूरियत नहीं नजर आती है आपको। तो की माजरत आप गुफ्तगू तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक छोटी सी खबर भी आई है, इसी से रिलेटेड मैं नाज़रीन से शेयर भी कर लेता हूँ। चूँकि हम बात करें कि शेख हसीना कहाँ जाएंगी, अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि बांग्लादेशी एयरफोर्स का तैयारा उसने उड़ान भरी है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उसमें शेख हसीना हो सकती हैं और ये भी इम्कान है कि वो किसी और मुल्क जा रही हैं। अभी ज़ाहिर है ये कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ खबरें रिपोर्ट ज़रूर हो रही हैं कि बांग्लादेशी एयरफोर्स का तैयारा उसने उड़ान भरी है भारत से और मौजूदगी हो सकती है उसमें बांग्लादेशी साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की। लेट्स सी, चूँकि इससे पहले बहुत सी एंटिसिपेशन भी हो रही थी कि शायद वो यूके चली जाएंगी और चूँकि आप जिस तरह अब्दुल बासित साहब खुद भी कह रहे थे कि इस वक्त जो इंडिया है उसको भी इस सारी सिचुएशन में ज़रा देखना है कि कैसे इस मामले को लेकर आगे बढ़ना है, बिकॉज इंडिया एंड बांग्लादेश जो ताल्लुकात रहे हैं, जो इंटरडिपेंडेंस है, उसमें लेट्स सी क्या होता है। अब साहब एक कमेंट बस कीजिएगा कि जब हम ताल्लुकात की बात करते हैं तो ज़ाहिर है इसमें इस एक इंसिडेंट ने इस सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज भी करना है। इसमें ज़ाहिर है कुछ रोल चाइना का भी हो सकता है, चाइना भी कोशिश कर सकता है कि बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात, जिस तरह बांग्लादेश को हम देखते हैं कि जिस तरह चाइना को हम देखते हैं कि वो ज़ाहिर है इस खत्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने की एक उसकी कोशिश भी है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर है इंडिया को धचका तो लगेगा, ये लगेगा, सो चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी है ये? मेरे ख्याल में चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए क्योंकि शेख हसीना वाज क्लियरली प्रो इंडिया और अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो, देखा हो, तो जो एक रिवर वाटर का जो वाटर का जो प्रोजेक्ट है, टीस्टा रिवर का मैनेजमेंट का और कंजर्वेशन का,
वो पहले शेख हसीना ने चाइना को ये देने की बातें हो रही थी, लेकिन अब जो लास्ट मंथ विजिट हुआ भारत का, तो ये प्रोजेक्ट अब $1.5 बिलियन का है, ये उन्होंने बांग्लादेश भारत को दे दिया है। तो जिससे एक तासुर यही मिलता है कि शेख हसीना भारत पे और बहुत से सब रीजनल इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिसमें BBIN है, बिम्स्टेक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, जिसमें बांग्लादेश और भारत साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चाइना के लिए जहां अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पाकिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने पाकिस्तान ने पिछले आप कह लीजिए जब से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना है और जब से शेख हसीना पिछले 15-16 सालों से रूल कर रही हैं, हमने बहुत कोशिश की, ट्राई टू रीच आउट टू हर, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारी कोई भी इन्विटेशन, वो जो अथॉरिटेटिव रूलिंग जिसकी आप बात करें, वो बिहेवियर वो भी है, लेकिन वो टाइम वॉर्प में जो है ना, वहाँ फंसी हुई हैं 1971 में, और वो उनका ख्याल यही था कि वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगी टू हर फेवर। लेकिन मेरा ख्याल में, और ये भी याद रहे कि 1974 का एक प्रोटोकॉल है पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत के दरमियान, जिसका आर्टिकल 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो यही कहता है कि जी माजी की तलखों को बुलाकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, शेख हसीना से जब भी बात की वो कहती है कि पाकिस्तान हमसे माफ़ी मांगे जो कुछ 1971 में हुआ। तो इस वजह से जाहिर है बस साहब, माजी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आगे चलकर अमन पे काम हो सके तमाम ममालिक में, स्पेशली खत्ते की अगर बात की जो। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक की जानिब स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को असेंबलियां तोड़ने और नए इंतखाबात करवाने का मशवरा दे दिया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजें और असेंबलियां तहलील करवा दें। हम पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन वो डिलीवर तो करे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हुकूमत इनसे अपने खदशात शेयर क्यों नहीं कर रही है। साफ नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के साथ सियासी कशीदगी में फंसी नून लीग अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से भी फासले मुसलसल बढ़ते हुए देख रही है और फिल वक्त इन फासलों में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। तो इसी हवाले से ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है नवीद कमर साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नवीद बुखारी साहब की ये स्टेटमेंट, असेंबलियां तोड़ने की जो बात उन्होंने की है, नए इंतखाबात करवाने के उन्होंने मशवरा पेश किया है, ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है या नैयर बुखारी साहब की अपनी एक ज़ाती राय है जो कि उन्होंने उसका इजहार कर दिया है? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं वो हम सबके सामने हैं कि सिचुएशन जो है एक टेंशन की तरफ ज़रूर जा रही है। ख़ासकर जो जुडिशल मामलात हैं वो भी उस तरीके से नहीं चल रहे जिससे कि हमारे मुल्क में एक स्टेबिलिटी आए। तो उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन, मेरा ख्याल नहीं कि फौरी तौर पे कोई ये सोल्यूशन है, लेकिन अल्टीमेटली एक पॉसिबल सोल्यूशन, इसलिए इससे पहले के सिस्टम सारा जो है वो डीरेल हो जाए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम नए इलेक्शंस में जाएं। लेकिन उन्होंने उस हिसाब से नहीं कहा कि जी उन्होंने डिमांड किया कि इलेक्शन कराओ। उन्होंने ये कहा है कि अगर गवर्नमेंट के पास मुश्किल जो है इस वक्त सिचुएशन है तो अल्टीमेटली उसका ये सोल्यूशन। नवीद साहब, सिस्टम डीरेल होने का खतरा है इस वक्त? नहीं, देखिए, सिस्टम को अगर हम सही नहीं चलाएंगे तो किसी भी वक्त पाकिस्तान में हमेशा अनफॉर्चुनेटली एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी रही है। हमारे पास एक सिविलियन रूल है, लेकिन ये हर वक्त हम जो हैं वो अपने पीछे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो हमें संभल के चलना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को बड़ा जो फैसले करने चाहिए वो इस तरह से करने चाहिए कि हम उस डायरेक्शन में ना जाएं। अब जो ये कल परसों जो भी बांग्लादेश के हालात हुए, लोग उस तरफ खामखा देखना शुरू कर दिया है कि अब शायद यही पाकिस्तान में होना है। आई डोंट थिंक कि इस तरह से होगा। बांग्लादेश की सिचुएशन जहां 15 साल से एक हुकूमत चल रही थी और वो हुकूमत जो है वो एक हद तक बेहिस हो गई थी। यहाँ तो जो हुकूमत है ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो वो उस तरह से बेहिस तो नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन भी बांग्लादेश की तो काफ़ी हद तक हमसे बेहतर थी। तो वो सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें
सबको मिलके इसका सोल्यूशन निकालना होगा। उसमें तो सोल्यूशन के लिए नवीद साहब, सोल्यूशन के लिए पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन से बातचीत नहीं हो पा रही है, जाहिर है पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये पोजीशन थी कि हम किसी सूरत में भी सिस्टम को चलाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं। हाँ, उसको जो बाहर से खतरात होते हैं उससे हम थोड़ा एक्सक्लूड करना चाहते हैं। अब जाहिर है कि हर इंस्टीट्यूशन ने अपना अपना रोल प्ले करना होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पेस पार्लियामेंट की और पॉलिटिकल पार्टीज की लिमिटेड रही है और अब इस वक्त भी काफी हद तक लिमिटेड है। तो उस लिहाज से एक तो पहली चीज ये कि गवर्नमेंट में ना होते हुए भी हर मुश्किल टाइम में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ताकि मामला आगे बढ़े। सो उस लिहाज से पीपल्स पार्टी का तो इस वक्त भी यही रोल है कि गवर्नमेंट को जो है सिस्टम को ना इधर उधर होने दो। ये बहुत अच्छी बात है कि सिस्टम इधर उधर ना हो और हुकूमत चले। नवीद साहब, लेकिन इससे पहले जो आपने बात की कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बात करनी चाहिए, तो मैं इस पर ज़रूर आपका कमेंट लूँगा कि इस वक्त जो पीटीआई और जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और फासले की बात करते हैं, जिसमें हमने देखा कि पहले बहुत एग्रेसिव स्टांस था पीटीआई का, फिर जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ी लचक भी आई, थोड़ी नरमी भी आई, और जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि हम बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस पर कल भी DGISPR ने क्लियरली कहा कि जो पहले का मौक़िफ़ है फ़ौज का, उस पर वो कायम है कि अगर ऐसा बातचीत वाला मामला है तो एक तो एक सियासी जमातों को ही करनी चाहिए, और दूसरी बात है कि कौम के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए जो 9 मई को हुआ। अब ऐसे में चूंकि हम ये देखते भी हैं कि बहुत सी स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी आती हैं, जिससे ये जाहिर भी होता है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि PTI और फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। जब तमाम स्टेक होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी का ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकती कि वो स्टेक होल्डर्स को जब इकट्ठे बैठने की हम बात करें तो रोल प्ले करें कि बैठो, बात करें, बातचीत ज़रूरी है। देखिए, पहली चीज है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी पीछे नहीं हटी है इस किस्म के किसी भी रोल प्ले करने से, और आइंदा भी जो है जब भी किया भी नहीं है, लेकिन तो जरूर करेगी। मुश्किल इस वक्त नहीं, मेरी बात जी मुश्किल ये है कि अगर एक पार्टी जो है वो स्टांस ही ऐसा ले कि जी मैंने किसी पॉलिटिकल फोर्स से बात नहीं करनी, मैंने पार्लियामेंट को नहीं यूज करना है फॉर डायलॉग, मैंने तो फौज से बात करनी है, फौज तुमसे बात नहीं करती तो उसमें पीपल्स पार्टी या कोई और पार्टी क्या कर सकती है? उनको लचक दिखानी पड़ेगी उस हद तक कि भाई अब ठीक है, जो भी आपकी सपोर्ट बेस हो वो अपनी जगह पे, लेकिन जब तक कि आप पॉलिटिकली अपने आप को एक तरफ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि पेंटेड योरसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, अगर आप वहां से निकलेंगे नहीं बाहर तो फिर ऐसे ही हालात रहेंगे जो आज हैं, और शायद इससे भी और आगे जाके खराब हों। तो एवरी पॉलिटिकल पर्सन, उन्होंने एक सियासी पोजीशन लेनी है। ये हटदर्मी वाली पोजीशन से तो कभी भी कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन मौजूदा हालात जो हम मौशी चैलेंजेस की बात करें, जो कि इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बात भी कर रहे हैं, उन्होंने टैक्स से मुतालिक भी बात की। उन्होंने कहा टैक्स लाजमी देना होगा, खैरात पे नहीं चल सकता। जो इस वक्त टैक्स लगे हैं, स्पेशली जो सैलरीड क्लास है वो पिस रही है, और जो मौजूदा फैसले हुए हैं और स्पेशली बजट के बाद जो एक इम्पैक्ट आ रहा है, इसका नुकसान बहरहाल गवर्नमेंट को तो हो रहा है। अब आप भले कहें गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, लेकिन ज़रा इत्तेहादी हुकूमत तो हैं, तो मौजूदा हालात का नुकसान हो रहा है पीपल्स पार्टी को भी। देखिए, हालात से नुकसान है या नहीं है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, कोई आइंदा कोई इलेक्शन होता है तो उसमें पता चलेगा। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि इस वक्त जो है वो पब्लिक एट लार्ज जो है वो सबसे ज्यादा अंडर प्रेशर है। चाहे आपने टैक्सेस की बात की, टैक्सेस तो खैर बहरहाल हमें देने चाहिए। अब सिर्फ सवाल ये है कि टैक्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेस पे कि जी जो दे रहा है पहले से टैक्स, उसके ऊपर ही और ज्यादा टैक्स डालो, और जो नहीं दे रहा उसको छोड़ दो, तो वो वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। अब यही बात बिजली और गैस के बिलों की भी है। वहां भी पब्लिक जो है अब बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गई है कि सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से तो मसला हल नहीं होता ना, दूसरी चीजें भी हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम सिस्टम को बेहतर करें। तो इस तरह से
आंखें बंद करके चीजों की कीमतें बढ़ा देना, क्योंकि IMF कह रहा है, IMF जरूर ये कह रहा है कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, लेकिन IMF ने ये नहीं कहा कि सिर्फ एलिट क्लासेस पे या जो इस वक्त टैक्स दे रहा है जो सेक्टर उसको अच्छा बात तो आप काफी मुनासिब कर रहे हैं, जाहिर है हम भी यही बात कर रहे हैं, आवाम भी यही बात कर रही है कि सैलरीड क्लास के ऊपर जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पे क्यों बोझ डाला जा रहा है, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जा रहा, उन लोगों के ऊपर बोझ क्यों नहीं डाला जा रहा कि वो अपने हिस्से का टैक्स अदा करें। तो ये सारी तजावीज़ जो आप अभी हमें दे रहे हैं, क्या ये पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म साहब को तजावीज़ दे रही है कि ऐसे होना चाहिए, या वो लेते ही नहीं है तजावीज़? एक से ज्यादा दफा बीबी, एक से ज्यादा दफा, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब भी हम जो हैं, मैं खुद चेयरमैन हूँ फाइनेंस कमेटी का नेशनल असेंबली में, तो वजीर खजाना साहब को जब हम बुलाते हैं उनसे पहले पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनको जो हम तजावीज़ देते हैं तो उसमें ये सारी बातें शामिल होती हैं कि हम इस चीज़ को कैसे स्प्रेड करें। जो सेक्टर्स जो हैं जिसमें फॉर एग्जांपल रिटेल सेक्टर है, इन्होंने कुछ किया तो है उस पर कार्रवाई, लेकिन कोई इफेक्टिव बात नहीं वहाँ नजर आई। अच्छा। जो एग्रीकल्चर है उसमें भी बातें हो रही हैं, जो दे रहा है टैक्स उसके टैक्स रेट को तिगना कर दो, बजाय इसके कि जो नहीं दे रहा उससे कलेक्शन करने की बात हो। तो ये बातें हैं, मतलब हर चीज का ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है, स्पेशली नवीद साहब, जो बिजली के बिल की बात आपने खुद भी कर दी और इस वक्त एहतजाज चल भी रहा है जमात इस्लामी का, वो उस एहतजाज को किस निगाह से आप देखते हैं? चूँकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रेशर तो गवर्नमेंट में बिल्ड हुआ है और हमने देखा भी कि कमेटी भी कायम हुई, लेकिन उसके बाद भी एज सच बातचीत उस तरह से हुई नहीं है। देखिए, एहतजाज या धरने करने से तो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उसकी सोल्यूशन नहीं निकलती। बात सारी ये है कि हमें देखना है आउट ऑफ द बॉक्स कि जो एक तरीका है, आसान तरीका कि जी बढ़ा दो टैरिफ, उसके अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं, क्या जो इस और ये गवर्नमेंट को ही पॉसिबिलिटीज देखना ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आम आवाम के ऊपर बोझ किसी तरह से कम हो सके और मौशी सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो सके मुल्क की। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बड़े इवेंट में बुरी परफॉर्मेंस, खेल कम, सियासत ज़्यादा, फिटनेस पर ज़ीरो तवज्जो, ज़ाती पसंद नापसंद अवलीन तरजीह। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसमें बड़ी सर्जरी, बात भी इसकी की गई थी, ज़रूरत को महसूस भी किया गया था और की जानी चाहिए सर्जरी, इस पर बात हो रही है। पीसीबी ने कमर कस ली है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन पीसीबी की बहुत अहम थी, उस पर बात करेंगे। हमें हमारे साथ क्रिकेट कोच नदीम गोंदल साहब भी मौजूद होंगे, जो कि लाहौर के क्रिकेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उसमें कोचिंग करते हैं। लेकिन उस्मान खान हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तरफ बढ़ेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में खेलते हैं और वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए, तो उस्मान की तरफ बढ़ते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। क्रिकेट को निचली सतह पर मजबूत बनाने और इसके साथ साथ इंटर स्कूल्स, इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटीज़ में क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। और वो बड़ा फैसला ये है कि अब स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम टूर्नामेंट्स करवाई जाएंगे, लीग्स करवाई जाएंगी। हमारे साथ कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं, कुछ क्लब क्रिकेटर्स हैं, कुछ नेट प्रैक्टिस करने के लिए नन्हे खिलाड़ी आते हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें ये फैसला कैसा लगता है। अच्छा, सबसे पहले तो यार आप मुझे बताएं, आप अंडर 17 प्लेयर मुझे लग रहे हैं, आप बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, हमने आपको देखा है, तो क्या लगता है ये जो डिसीजन है पीसीबी का वो कैसा है? मस्बत इनिशिएटिव है, ये अच्छा फैसला लिया पीसीबी ने। इसकी वजह से जब टूर्नामेंट्स होंगे कॉलेज लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो हमारे पास एक बहुत वाइड ग्राउंड हो जाएगा क्रिकेटर के लिए, काफ़ी एरिया बन जाएगा हमारे पास अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। और पीसीबी के लिए इस फैसले के साथ एक बहुत ज़रूरी ये भी बात है कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की जाए। मेरे साथ एक और भी क्रिकेटर हैं, यकीनन ये बल्लेबाज हैं और मैंने इनको देखा, ये नेट्स के अंदर बड़ी धुएंधार बैटिंग कर रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे, तो अब इनसे पूछते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये जो अब स्कूल्स के अंदर टूर्नामेंट होंगे, कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट होंगे, आप उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको लगता है कि आप पाकिस्तान लेवल तक पहुंच जाओगे? जी, आप देखेंगे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस टूर्नामेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिल सकता है कि हम अपने करियर को आगे परस्यू करें और ऐसे इनिशिएटिव्स हमें एक अच्छा करियर आगे दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ नन्हे क्रिकेटर्स भी हमने देखे फील्डिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए। कुछ इन नन्हे क्रिकेटर्स से भी आपकी बात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी जो छोटी सी समझ है, जो छोटी सी अकल है, उसमें क्या
स्कूल के अंदर जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो कैसा होगा। अपनी फुल कोशिश करूँगा कि अच्छा परफॉर्म करूँ, क्योंकि अगर कभी कभी अल्लाह करे कि अगर जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें कुछ मिल भी सकता है, और जब हम बड़े होते हैं तो हम इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, इन नन्हे खिलाड़ियों की तो आपने बात सुन ली है। पीसीबी ने एक और बड़ा इकदाम भी किया है और वो ये किया है कि देखिए नन्हे खिलाड़ियों की, जहां पर उस्मान आपने बताया बड़े एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है जो उनके लिए आई है, सामने टैलेंट उनके अंदर है, सिर्फ प्लेटफॉर्म और मौके की बात है, वो मौके अब उनको फराहम किए जा रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने तो हमें तफसीलात से आगाह किया कि नन्हे खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं। बट नदीम गोंदल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जरा बात करते हैं। नदीम साहब, कल पीसीबी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इस्लाहात की बात की गई है, जिस बड़ी सर्जरी की बात की जा रही थी, अब जरा मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं, पूरी सूरत हाल को, नए इकदामात को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कल एक उन्होंने इनिशिएटिव दिया, बल्कि इनिशिएटिव क्या करूँगा, ये एक पुराना सिलसिला था जो टूटा हुआ था, जो दोबारा शुरू किया गया एजुकेशनल क्रिकेट को इन्वॉल्व करने का पीसीबी के साथ। अगर हम पुरानी बात करें 2003-04 की, उस वक्त स्कूल क्रिकेट पीसीबी खुद करवाता था, और जितने भी आपके ये अच्छे प्लेयर हैं, उमर अकमल, कामरान अकमल, अहमद शहजाद और बाबर आजम, ये उस प्रोग्राम की प्रोडक्ट है। तो उसमें फिर एक गैप आया, तो उसके बड़े अरसे के बाद फिर रिवाइवल ऑफ स्कूल क्रिकेट ही 2015 में, जब जुनैद ज़िया साहब ने स्टेप लिया और स्कूल क्रिकेट को रिवाइव किया और उसको फिर बेहतर आगे चलाना शुरू किया। फिर उसमें एक ब्रेक आया, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट ऑफ पीसीबी काफ़ी चेंज होते रहते हैं, चेयरमैन, तो काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं, कभी चलती हैं कभी रुक जाती हैं, ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी चीज़ों को। उसके बाद फिर थोड़ा सी चेंजिंग आई और पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, जैसे सेंट्रल पंजाब क्रिकेट की इन्वॉल्वमेंट हुई पंजाब के अंदर, दूसरी फॉर्मेट सारा चेंज हो गया कि पुराना आइन ख़त्म हुआ, नया आया, उसमें फिर स्कूल क्रिकेट को रिवाइव किया गया और नए स्टेप से इसे चलाया गया। 2-3 साल ये अच्छा चला, उसके बाद फिर एक ब्रेक आ गई, जिसके बाद अब ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से प्लेयर निकलते हैं जो कि पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है नदीम साहब, शुक्रिया। अभी बहुत अहम बात आप कर रहे हैं कि ज़ाहिर है जो एक फलसल टूटा था वो दोबारा से हमें उसमें के रिवाइव होती सिचुएशन नजर आ रही है। नाज़रीन, में ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सर दर्द हो तो पेन किलर, बॉडी पेन हो तो पेन किलर, बुखार हो तो पेन किलर, दांतों का दर्द हो तो पेन किलर किसी ने दर्द दिया हो तब भी पेन किलर। नहीं, किसी ने दर्द दिया हो तो... आपकी जिंदगी में जितने गम दुख होते हैं, ये लोगों की मैं सोच बता रही हूँ, लोगों को लगता है अच्छा हमें ये दुख हो गया है, उसके बाद हमारे सर में हल्का सा दर्द हो गया है, कुछ भी है, हम खुद से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर पेन किलर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बीमारी कोई और होती है और अगर उसका सिम्टम पेन है तो बस सिर्फ पेन बंटी समझ लेते हैं हम बाज़ औक़ात। ये क्या इस बात का आपको पता है कि ज़्यादा पेन किलर्स का जो इस्तेमाल होता है वो जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, हाल ही में एक हॉस्पिटल की बात की जाए, वहाँ पर भी केस रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करने की वजह से एक जो लड़की है उसका लिवर फेलियर, ये केस सामने आया है और फिर ज़ाहिर जान बचाने के लिए फ़ौरन से उसको लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ गया था। तो ये लोगों को वैसे पता नहीं होता, हम तो अक्सर कह रहे होते हैं बुखार है, इतने घंटे के बाद आप पेन किलर ले लें, फिर बुखार हुआ है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, अच्छा दोबारा बुखार हो गया जी, 2 पेन किलर्स और ले लो, ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर इससे मुतालिक कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो। इनके मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर हैं डॉक्टर आबिद सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पेन किलर का इस्तेमाल, क्या वाकई ऐसे केसेस आपने देखे हैं कि जब भी पेशेंट आया और कोई भी लिवर का इशू या कोई और इशू और फिर हिस्ट्री ली गई हो तो मालूम हुआ अच्छा वो सिर्फ पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत तवातुर से कर रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने एक बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसके अंदर ऑब्वियसली पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि नथिंग इज़ सेफ़, ठीक है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो इसमें जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि जी पेन किलर्स की ही वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉइजनिंग है इंटरनेशनली जो रिपोर्ट होती है दैट इज़ पैरासीटामोल पॉइजनिंग, क्योंकि दैट इज़ ओवर द काउंटर, ईजीली सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, आम दुकानों के ऊपर, मेडिकल स्टोर्स के ऊपर ईजीली अवेलेबल है। उसके लिए आपको कोई प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है।
तो एक तो ये है कि यू आर टेकिंग इट विद द इंटेंट कि आप अपने माइनर सिम्टम्स के लिए आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ अ सेपरेट इशू। उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है, यू डोंट नीड टू गो टू द डॉक्टर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ अवेयरनेस कि आपको पता नहीं कि इसके साथ क्या क्या पोटेंशियल हार्म्स भी एसोसिएटेड हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आपने उसकी प्रॉपर डोज नहीं ली या डोजेज फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं कि पूरे 24 आवर्स में आपने मैक्सिमम कितनी टैबलेट्स ले सकते हैं, कितने डिस्टेंस यानी कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए, उसके साथ ले सकते हैं। अगर आप डोजेज के हवाले से बताएं कितनी क्वांटिटी मैं यही बता रहा हूँ कि पैरासीटामोल की जो रफली हम कहते हैं कि आइडली 3 ग्राम टोटल और 4 ग्राम इज द मैक्सिमम अपर लिमिट इन 24 आवर्स। यानी 4 grams means 8 tablets of paracetamol, simple paracetamol. We are not talking about the paracetamol for extra fort or the Panadol extend. So simple paracetamol जो है, अगर आप 2 गोलियां हर 6 घंटे बाद लेते हैं तो 24 घंटे में यू आर टेकिंग 8 टैबलेट्स, सो यू आर रीचिंग टू द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ 4 ग्राम। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली इसका लिवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। यही डोज जो 24 आवर्स की है अगर रिपीटेडली हम लेते जाएं तो क्या ये ओवरडोज है? ये अगर आप उस लिमिट के अंदर ले रहे हैं, यानी मैक्सिमम मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ डोंट टेक मोर देन 6 टैबलेट्स, ठीक है, क्योंकि यू आर स्टिल हैविंग अ मार्जिन ऑफ 2 टैबलेट्स, तो यू आर अप्रोचिंग 3 ग्राम्स। तो उसमें ये लिवर के ऊपर भी डैमेज करती है, पेनक्रियास के ऊपर भी डैमेज करती है, ठीक है। और इसके सैलिसाइलेट्स जो बेसिकली हैं पेन किलर्स में, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर भी एक ओवर द काउंटर ही है, सो यू कैन गो एट, आप वहाँ से कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिकेशन ले सकते हैं। ये भी जाहिर है ये एक बड़ा ये अलग सा मसला है, इसको हम किसी और दिन भी डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत अहम बात है कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी होती, अपनी मर्जी से जाके हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी ईजिली अवेलेबल भी होती है। कॉलर हमारे साथ याहिया, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, दोनों को बहुत सलाम हो। और शेब, आपको पता है मैं आपके हम पश्तो का भी रेगुलर कॉलर बन चुका हूँ। अच्छा, जबरदस्त। और परीक्षा मुझे कहती है कि आप उर्दू में बात करते हैं पश्तो, आपको समझ कैसी आती है? मैंने कहा बस जब आदमी का पैशन हो तो हर चीज समझ लेता है। तो एनीवे, आपके डॉक्टर साहब को सलाम हो। मैं देखिए, मेरा एक कंसर्न ये है कि हम जब हमारे बिल्कुल पेन किलर्स एक्सेस लेना आपके लिए नुकसान होता है, रीनल सिस्टम के लिए भी होता है, बहुत सी चीजों के लिए, लेकिन हम जब हमारे कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे जब हम अपने जीपीज के पास जा रहे होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, कोई भी दर्द होता है, कुछ होता है, वो पेन किलर दिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब बहुत ज्यादा सीवियर किस्म की चीज हो जाती है तो फिर वो जाकर टेस्ट के लिए कंसल्टेंट के पास भेजते हैं। तो ये इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस क्यों हो रही है कि वो आपको हर चीज के लिए पेन किलर दे देता है और उसके बाद वो यानी आप ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। एक और कॉलर भी हैं, फरहाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है ना कि मैं आपसे बात करना चाहता था। मेरे सर में ना जो ऑफ सर में दर्द होता है ना बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके लिए मैं जब तक पेन किलर उनको भी है 500 mg वाली ना खाऊं तो मुझे आराम नहीं होता। जब तो फिर अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब वो यही कह रहे हैं कि ऐसे भी हम देख रहे होते हैं कि जिन लोगों को माइग्रेन का इशू होता है या सर में दर्द ज़्यादातर लोगों को अगर रह रहा होता है तो उनकी एक हैबिट भी डेवलप हो जाती है कि वो पेन किलर्स लेंगे और उसके बाद उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि जब तक मैं ना लूं, सेफ डोज 500 mg। असल में इसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवर द काउंटर ड्रग का ना रैशनेल हमें समझना। ओके, वो जस्ट इज़ फॉर द रेस्क्यू पर्पस कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आपको कोई ऐसा सिम्टम हो गया, माइल्ड हेडेक हो गया, डेंटल एक हो गया, कोई पेट में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए आपने इमीडिएटली रिलीफ के लिए तो वो ले लें। लेकिन अगर इफ़ यू आर हैविंग अ परसिस्टेंटली दिस प्रॉब्लम, ठीक है, तो इस सूरत में यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर, ठीक है, कि वाई यू आर हैविंग दिस रिकरेंट पेन, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने मेडिकल प्रैक्टिस में, बिकॉज आई एम वर्किंग इन एन ICU, तो बहुत सी दफ़ा पेशेंट्स ऐसे ही उसको सिंपल हेडेक करके ट्रीट कर रहे होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली टर्न्स आउट टू बी जब उनका CT स्कैन या MRI किया तो उसमें ट्यूमर निकल आया, मसाइल हो जाते हैं। तो इतना ये इंपॉर्टेंट है कि चलिए एक आध दफ़ा हो गया, आप थके हुए हैं या कोई नींद पूरी नहीं हुई, कोई ऐसी रीज़न हुई तो आपको हेडेक हुई, आपने पेन रिलीफ ले, पेन किलर्स की एडिक्शन भी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है जी। उसमें स्पेसिफिक पेन किलर्स हैं, ख़ास तौर पे उनको हम कहते हैं ओपियाइड्स पेन किलर्स, ठीक है, जिनके अंदर एडिक्शन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें इंट्रावीनस अब्यूज़ भी है, पेशेंट्स बहुत से उसके एडिक्ट
इनिशियली तो उनको मेडिकल इलनेस के लिए स्टार्ट किए गए, बिकॉज जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको हम ओपियाइड्स, मॉर्फिन वगैरह देते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ग्रेजुअली वो उस चीज़ को टॉलरेंस डेवलप करने लग पड़ते हैं। फिर जब तक उनको वो मेडिसिन मिलेगी नहीं तो उसकी वो क्रेविंग ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह से दे गेट डिपेंडेंट टू दैट। हॉस्पिटल स्टाफ बिकॉज इट इज़ ईजीली एसेसिबल टू दैम, तो बहुत से ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं बिकॉज द फीलिंग ऑफ यूफोरिया यानी हैप्पीनेस और पेन के साथ आपको वो जो आपने सुना भी होगा जी कि एक इंजेक्शन पेन किलर लगता है और आपको यू फील यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और आपको हर चीज़ अच्छी लगने लग पड़ती है। तो ये बेसिकली मॉर्फिन्स होती हैं विच मेक यू यूफोरिक, मेक यू हैप्पी। तो उनके अंदर एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये जो सिंपल पैरासीटामोल वगैरह है, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स आमतौर पे यूज़ ही वो करवाई जाती हैं जिनमें एडिक्शन नहीं। ठीक है, एक और कॉलर है सादिया है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ वे है। यहाँ पे आप लोग पेन किलर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली हाइपर टेंशन की पेशेंट हूँ, तो मैं वो भी मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए मैं ऑर्लिस्टेट खा रही हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे सर बताइएगा, अभी मैं फ़ोन बंद करूँगी तो फिर मुझे बताइएगा कि इसका क्या इफेक्ट है, इसकी कोई लेकिन मैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ले रही हूँ मेडिसिन, तो प्लीज़ इसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ऑर्लिस्टेट ले रही हैं तो क्या पूछना क्या चाह रही हैं? अच्छा, ऑर्लिस्टेट नुकसानदेह नहीं, आप ये पूछना चाह रही हैं? जी जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ। और हाइपरटेंशन की पेशेंट तो नहीं है, इससे डॉक्टर साहब मेरा वेट इंट्रैक्शंस आपको ना ड्रग के इंट्रैक्शंस होते हैं, यही मैंने इस चीज़ को भी स्पेशली हाईलाइट करना था कि जब आपको कोई भी डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़, जैसे किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को एलर्जी है और उसने अगर वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी यूज़ कर ली है, ठीक है, तो उसके इंट्रैक्शंस होते हैं। अगर एलर्जी है और आपने वो दवाई खा ली है, ठीक है, तो वो डॉक्टर तो इस चीज़ का ख्याल रखेगा ना कि आपको ऐसी मेडिसिन नहीं देनी, या वो आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन स्क्रीनिंग। जब भी पेशेंट आता है तो हमारे पहले जो ट्रायज होती है या इनिशियल असेसमेंट होती है, उसमें नर्स स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछती है कि जी आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी नहीं है, क्योंकि अगर कोई एलर्जी है तो हमें फिर अल्टरनेटिव ड्रग्स के ऊपर जाना है। पेशेंट्स को तो ये चीज़ों का अगर नहीं पता, क्योंकि उनको ऑब्वियसली अंदर केमिकल साल्ट्स का नहीं पता होता। ठीक, तो जो इनका सवाल ये है कि हाइपरटेंशन की पेशेंट हैं और ऑर्लिस्टेट ले रही हैं, तो बेसिकली ऑर्लिस्टेट मैकेनिज्म एक्शन उसका यही है कि थोड़ा सा वेट को रिड्यूस करने के अंदर वो हेल्प करती है, ताकि ऑटोमेटिकली जब वेट कंट्रोल होगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अब मेडिकेशंस जब तक हमें पता नहीं हो कि कौन सी मेडिकेशंस ले रही हैं, उनके आपस में हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं इंट्रैक्शंस को चेक करने के लिए, अब तक कोई राय नहीं दी जा सकती। इसीलिए शी हैज़ टू कंसल्ट हर प्राइमरी फिजिशियन, जो दे रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि जिसने दी होगी ही मस्ट हैव चेक्ड, अगर शी इज फॉलोइंग विद द क्वालिफाइड। ठीक है, एक और कॉलर है जी, लाइबा हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जैसे मेरी मामा का रिसेंटली बाईपास हुआ है, तो वो हार्ट की पेशेंट है, तो क्या वो पैरासीटामोल या पेनाडोल ले सकती हैं अगर उन्हें बीमार होती हैं या फीवर इस तरह से हो जाता है, तो वो पैरासीटामोल या पेनाडोल ले सकती हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल ले सकती हैं जी, अगर उनका लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, कोई और उनको कोमॉर्बिड ऐसे नहीं है, तो ये स्पेसिफिकली हमने देखना होता है जब भी हमने पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो अगर उनके लीवर फंक्शंस ठीक हैं, उनके किडनी फंक्शंस ठीक हैं, तो पैरासीटामोल इज अ रिलेटिवली सेफ ड्रग प्रोवाइडेड यू आर इन द सेफ्टी लिमिट। ठीक, क्या ये होता है जैसे पहले आपने सर दर्द के लिए, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द के लिए 500 ग्राम्स ली, हो सकता है 2-3 महीने इस्तेमाल के बाद आप 2 टैबलेट्स पे चले जाएं, क्या ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, डोजेज बढ़ती जाती है? बिल्कुल ऐसे ही है जी, कि इसके अंदर डिपेंडेंसी भी आपकी बढ़ेगी और ऑब्वियसली आपको रूट कॉज को ट्रीट करना है कि व्हाई यू आर रिक्वायरिंग दिस पैरासीटामोल। ओके, तो नॉर्मली पेन किलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप रूट कॉज पे जाएं, क्योंकि पेन तो एक सिम्टम है, हमें उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करवा के और फिर उसको ट्रीट करना है। डॉक्टर आबिद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में होता है और उसकी एक वजह यह है कि जाहिर सी बात है यहाँ पर बेहतरीन किस्म का आर्किटेक्चर है और ऑब्वियसली जो एस्थेटिक सेंस से कहा जाता है हर बिल्डिंग को लेकर अगर देखा जाए या ओवरऑल लोगों की बात की जाए तो कहा जाता है जी एस्थेटिक सेंस इस्लामाबाद के लोगों की यहाँ पर काम करने में, स्पेशली यहाँ पर कारोबार करने वालों की, वो बड़ी ज़बरदस्त है और इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा होता है कि
आप डेवलपमेंट ज़रूर करें, लेकिन इस्लामाबाद की जो ब्यूटी है उसको चार चांद लगाएं, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और जब हम इस्लामाबाद की खूबसूरती की बात करते हैं, अब जब हम नई हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र भी कर रहे हैं सबीन के, फैल रहा है इस्लामाबाद, नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और इसमें इस्लामाबाद की खूबसूरती का ख्याल रखा जा रहा है। ग्रीन इस्लामाबाद मज़ीद ग्रीन हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। और टूरिस्ट स्पॉट ऑलरेडी है इस्लामाबाद, लेकिन मज़ीद टूरिस्ट को कैसे अपने दामन में समेट रहा है इस्लामाबाद, इसके लिए अगर हम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की बात करें, हर शाम एंड स्पेशली ऑन वीकेंड्स इंतज़ार होता है लोगों का कि जाएं वहाँ पर फैमिली के साथ, डांसिंग फाउंटेन एंजॉय करें, वहाँ की फूड वैली एंजॉय करें, खूबसूरत सा उसका एक माहौल होता है। तो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के आज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग नईम साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसी से मुतालिक बात करेंगे। नईम साहब बहुत शुक्रिया। और पार्क व्यू सिटी जिससे मुतालिक बड़ा अच्छा आपका भी है ड्रीम प्लेस, चलिए थोड़ा सा बताएं ड्रीम प्लेस कौन सी होती है, आपकी नज़र में क्या है ड्रीम प्लेस? अभी आपने खुद ही माशाल्लाह इतना उसको एक्सप्लेन कर दिया। एवरीबॉडी वांट्स कि वो अपने एक ऐसी एस्थेटिक में जाए, एक ऐसे कंफर्ट में भी जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी भी हो। अगर आप आज से कुछ साल पीछे चले जाएं, 20 ईयर्स बैक, तो कम्युनिटी लाइफ का कॉन्सेप्ट आया था कि एक बाउंड्री वाल होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसमें आपके पास मसाजिद होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ जितनी भी आपकी एमिनिटीज़ होती हैं वो होनी चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब उसको और ज़्यादा आके निखारना क्या था कि आप उसमें और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि लोग जो रहना चाहते हैं उनके लिए वो लिविंग प्लेस में ऐसी वर्थफुल हो जाए, उनको, उनके प्यारों को, एवरीबॉडी स्पेशली जो एशियन है वो हम जीते ही अपने प्यारों के लिए हैं कि अपने से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हमारे अपने प्यारे, हमारे बहन भाई बच्चे, व्हाटएवर जो भी आपकी फैमिली है, तो उनको आप एक लग्जरी, एक कंफर्ट, एक ब्यूटीफुल लाइफ ऑफर कर सकें। तो यही पार्क व्यू सिटी का जो है कि हम यही कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मजीद क्या क्या बेहतरी करने की कोशिश की जा रही है, क्या नया लाने की कोशिश है? और स्पेशली अब फेज़ 2 वो भी लॉन्च हो चुका है, उससे मुताल्लिक़ भी ज़रा बताइएगा। फेज़ 1 में जो पार्क व्यू सिटी को, जिसको अभी शुएब साहब बता रहे थे कि जो डांसिंग फाउंटेन है वो मैन मेड लेक है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डांसिंग फाउंटेन जो लेक है वो है। और इसमें इवन जो आपकी दुबई वाली लेक है उससे भी ये बड़ी है, और उसके जो फाउंटेन है ये उससे भी बेहतर है। तो ये पाकिस्तान की ब्यूटी के लिए, और स्पेशली जिस तरह आप कह रही थी कि इस्लामाबाद में जो नेचुरल ब्यूटी के साथ आर्टिफिशियल ब्यूटी को हमने एक मैच करके मारगला के पहाड़ों के दरमियान जो है उसकी खूबसूरती ही दो बाला हो गई है। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल गया। पीपल आर क्रेजी अबाउट डांसिंग फाउंटेन। वीकेंड पे तो इतना रश होता है कि अनबिलीवेबल होता है, नॉर्मल डेज़ में भी, क्योंकि एवरीबॉडी कांट ट्रैवल टू दुबई और जाके वहाँ पे वो डांसिंग फाउंटेन देखे। तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि उनके लिए हम इवन नॉट ओनली फ्राम इस्लामाबाद, हमारे पास लोग पंजाब से, इंटीरियर सिंध से, सदर्न पंजाब से, जो लोग इवन आगे जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, तो वो जाते ही या वापसी पे रुक के पार्क व्यू सिटी को लाजमी विज़िट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई बहुत पुराना प्रोजेक्ट भी नहीं है, इट्स अबाउट 6 ईयर बैक 2018 में लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डेवलपमेंट अब एक जो देखने के काबिल है। बट अब हुआ ये कि फ़ेज़ 1 जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट हो चुका हुआ है। इस वक्त उसके रेट जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये नहीं है कि कोई रेट, हम वो लैंड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो हमें लैंड एक्वायरिंग है, जो हम ज़मीन लेते हैं जिसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं प्लॉट पे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। सो लोगों के लिए सोचा कि अब हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जो हमारे एवरेज क्लाइंट्स हैं जिनकी पॉकेट साइज़ इतना नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें। अब पार्क व्यू फ़ेज़ 2 जब लॉन्च हुआ था 2017-18 में, तो उस वक्त इसका 5 मरले का रेट था 3.5 मिलियन, और इस वक्त वहाँ पे रेट है 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। और ज़ाहिर ये फिर अफोर्डेबिलिटी का इशू है। ज़रा फ़ेज़ 1 अब बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, आपने खुद भी कह दिया, और जब फ़ेज़ 2 की हम बात करते हैं, थोड़ा फीचर्स से मुतालिक भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब हम लैंड की बात करते हैं तो फ़ेज़ 1 से कितना बड़ा है फ़ेज़ 2? देखें, फ़ेज़ 1 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऑलमोस्ट 12 से 15 हज़ार कनाल पे है, ऑलमोस्ट इसके सारे ब्लॉक्स डिलीवर हो चुके हुए हैं। लेकिन फ़ेज़ 1 में जैसे भी मिस कह रही थी कि फ़ेज़ 1 की ग्रीनरी, फ़ेज़ 1 में एक तरफ हमारे साथ बोटेनिकल गार्डन है जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको कोई भी एक्वायर नहीं कर सकता। वो फ़ेज़ 1 की उनकी पार्क व्यू की लैंड के साथ साथ पीछे चल रहा है, ग्रीनरी, लश ग्रीनरी है। और एक तरफ हमारे कुछ और डेवलपर्स भी हैं, तो अब हम पीछे ज़्यादा नहीं उसको जा सकते।
फ़ेज़ 2 जो है, एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, जीटी रोड पे हम लेके आ रहे हैं, वो आपको रिंग रोड को भी टच करेगा, मोटरवे को भी टच करेगा, इस्लामाबाद एक्सप्रेस को भी करेगा, और उस पे लैंड, एम्पल लैंड अवेलेबल है। तो आप जितना बड़ा, और उसको हम प्रोजेक्ट को भी इस तरह कर रहे हैं कि उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जो बड़े पैमाने पे हो। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। देखिए, रिंग रोड, एक्सप्रेस वे, जीटी रोड, सारे जो हैं ज़ाहिर है ये इस फेज़ को टच कर रहे होते। तो वाकई इस लिहाज से भी एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है कि सारे एक्सेस हैं इसके पास। रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो लोकेशन करती है, एक्सेस करती है, लोकेशन कह लें, और फिर उसके बाद जो अदर थिंग्स आती हैं वो आती हैं डेवलपमेंट और डिलीवरी। तो पार्क व्यू अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट 6 ईयर बैक हमने स्टार्ट किया था, और पार्क व्यू ने शॉर्ट टाइम में जो अपना नाम बनाया वो बनाया ही अपनी डेवलपमेंट और डिलीवरी से है। और इसकी वजह से अब हो ये रहा है नईम साहब के एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। जैसे फेज़ 1 से थी एक्सपेक्टेशंस, आप लोग माशाल्लाह पूरा उतरे, जैसे डांसिंग फाउंटेन, बहुत से और की एलिमेंट्स। तो फेज़ 2 में क्या नया होगा, इनोवेशन क्या होगी, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अट्रैक्टिव होगी, वो क्या होगी? Dancing fountain is a small element. With the passage of time, if you go in another 1 year or 2 year, you will see कि dancing fountain इसका एक small element हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरऑल पाकिस्तान है, रियल स्टेट है, जो वो इवॉल्व हो रही है, लोग जो है वो इस पर वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं। और पार्क व्यू अल्हम्दुलिल्लाह जो फेज़ 1 है, जो डाउनटाउन स्पेशली है, हम इस वक्त उसको 100% वर्टिकल पे लेके जा रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे अपार्टमेंट फेसिंग लेक, फेसिंग डांसिंग फाउंटेन जो अपार्टमेंट है, लोग उसमें बड़े इंटरेस्टेड, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अभी मैंने 2 दिन पहले बड़ी इंटरेस्टिंग 2 डेनमार्क के गोरे, उनका शायद कोई इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट है, उन्होंने हमसे अभी अपार्टमेंट लिया, गोरों ने लिया। सो पीपल आर इंटरेस्टेड। तो हम वर्टिकल पे जा रहे हैं और लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो फेज़ 1 में हम जो है नॉट ओनली कि आप कहेंगे डांसिंग फाउंटेन की हद तक या इस तक रहेगा, उसमें आपको वो ब्रांड भी मिलेंगे जो पाकिस्तान में पहले नहीं आए होंगे, डाउनटाउन इस्लामाबाद में आपको मिलेंगे विद वर्टिकल। हम उसमें जाएंगे। और फेज़ 2 ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा कि फ़ेज़ 2 का जो हम लेके आएंगे, जो कॉन्सेप्ट विजन है, वो फेज़ 1 से डिफरेंट होगा। जैसे डाउनटाउन और डांसिंग फाउंटेन पहले पाकिस्तान में नहीं है, इसी तरह का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा, वो अभी वक्त से पहले हम रिवील नहीं करना चाहते कि वो इससे पहले पाकिस्तान में। और ज़ाहिर वक्त के साथ जब रिवील होगा आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आ रहा है, तो कि डिलीवरेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिलीवरी ज़ाहिर है उसको किस तरह से आप लोग मेक श्योर करेंगे। फेज़ 1 तो हमने देखी, बट ऑब्वियसली फेज़ 2 के लिहाज से भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। अगर आप आज से कोई 5 या 10 ईयर्स बैक पे चले जाएं तो लोग जो थे वो एनिमेटेड 3D बना के और पिक्चर बना के, वीडियोस बना के बेच लेते थे। बट अब पाकिस्तानी ओवरऑल जो पीपल हैं वो अवेयर हो गया सोशल मीडिया के थ्रू। अब लोग कहते हैं कि आप हमें रियलिटी दिखाएं, आपके पास लैंड कितनी है, आपने डिलीवरी क्या की है, डेवलपमेंट का लेवल क्या है। तो इस चीज़ के ऊपर पार्क व्यू का इसमें आप कोई मसला नहीं है। जो लोग कहेंगे दिखाएं, आप कहेंगे बिल्कुल आए, विजिट करें फेज़ 1, तो ज़रा इसमें तो आपके पास कोई इशू ही नहीं है। आपने डिलीवर किया फेज़ 1, तो आपके लिए तो आसान होगा दिखाना। मैं इधर लाजमी कहूँगा कि इस्लामाबाद में यहाँ पे ऐसे डेवलपर भी हैं जिनको 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स हो गए हैं और जिनने चंद नंबर ऑफ़ प्लॉट्स डिलीवर किए होंगे। पार्क व्यू सिटी ने 2017-18 में लॉन्च किया, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। तो मैं अब आपको अगर नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कहूँ, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, E ब्लॉक, H ब्लॉक, J ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, ये नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं। मोर देन 10,000 प्लॉट्स ऑन ग्राउंड डिलीवर हो चुके हुए हैं, डाउनटाउन डिलीवर हो चुका है, स्टेट ऑफ द आर्ट आपको मसाजिद मिलेंगी, फूड वैली मिलेगा। तो जो पार्क, अच्छा फिर सिर्फ ये नहीं है कि ये डिलीवर हुए, फिर जो इसकी डेवलपमेंट है, फिर जो इसमें हमने प्लांट्स, ओवरऑल नेचुरल ब्यूटी का जो इसमें एक मिक्स दिया है, तो वो बड़ा एक डिलीवरी के साथ जो डेवलपमेंट का जो लेवल है, जो एस्थेटिक है, जो आर्किटेक्चर है, वो बड़ा। साहब आखिर में ये ज़रूर बताइएगा कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस्लामाबाद में इस सोसाइटी का। वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, फ्यूचर पार्क व्यू अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर ये कहूँ कि किसी भी डेवलपर का या किसी भी बिज़नेस का कि वो कितना ऑनेस्ट, कितना डेडिकेटेड, कितना प्रोफेशनल है। इस टाइम पीरियड में एक पाकिस्तान में एक टर्माइल है, एक अनसर्टेनिटी, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है फॉर बिज़नेस, हर बिज़नेस के लिए। रियल स्टेट का क्योंकि स्टेक ज़्यादा है, स्टेक होल्डर बड़ा है, चंक बड़ा है, टिकट साइज़ बड़ा है, तो हमारा ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है। बट उस डिफ़िकल्ट टाइम में भी ये जो डांसिंग फाउंटेन है, ये हमने 6 मंथ बैक जो है इसको ऑपरेशनल किया था।
उस टाइम ऑपरेशनल किया है कि जब लोगों के पास जो पॉकेट में एक बचे हुए पैसे हैं, पीपल थिंक कि भाई इसको नहीं लगाना, इसको सेव कर लो, पता नहीं हालात किस। फॉर एवरी बिजनेस, ये नहीं है सिर्फ रियल एस्टेट में, किसी भी बिजनेसमैन वो एक्सपेंशन नहीं करता, वो अपनी जेब से पैसे नहीं लगाता कि पता नहीं आगे क्या होगा। उस टाइम पीरियड में हमने डांसिंग फाउंटेन ऑपरेशनल किया विद बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। सो हमें फ्यूचर बड़ा क्लियर था, हमें पता था कि हम डिलीवरी देते हैं, हम डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि सबसे ज़्यादा जो पाकव्यू सिटी का क्लाइंटेज है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। नईम वराइट साहब, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद साथ मौजूद थे, अपने इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक बात कर रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सेहत के मसले की बात करें और अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों की बात करें, पानी की ज़रूरियात पूरी करने वाले डैम्स की बात करें, तो डैम से जुड़ी जो खबरें आती हैं आज हम उस पर बात करेंगे। रावल डैम, जिसे पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन सियाती मकाम समझा जाता था, लेकिन अब जो वहाँ पर जाते हैं वो सवाल उठाते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या, चूँकि इंतज़ामिया की नाअहली का शिकार है ये डैम। यहाँ पर सफाई के नाकिस तरीन इंतजाम हैं, पानी का मेयार गिर चुका है और अक्सर गंदगी मिलने की शिकायत सामने आती हैं। और अभी एक वीडियो वायरल हुई कि डैम में पानी की कमी भी रिपोर्ट के साथ साथ जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई उसमें मरी हुई मछलियाँ, बेशुमार मुर्दा मछलियाँ नजर आई, शदीद बदबू। और इस पर आज हम बात भी करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, चूँकि आसपास हम देख रहे हैं जो ड्रेनेज है वो सब उस डैम के अंदर जा रही है, उस झील के अंदर जा रही है। वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर हसन अब्बास साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये एक मुसलसल मामला है कि काफ़ी अरसे से हम मुर्दा मछलियाँ देख रहे हैं, या कि बीच में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिस पे लोग कहते हैं शायद ऑक्सीजन की कमी थी या वाटर लेवल ड्रॉप हो गया था, इसलिए ये मामला रिपोर्ट हुआ? देखिए, जहाँ तक तो रावल डैम में पोल्यूशन जाने का ताल्लुक है तो वो तो नॉन स्टॉप जा रही है, इसमें तो कोई ब्रेक लग ही नहीं रही, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितनी भी अपस्ट्रीम डेवलपमेंट है रावल डैम के वाटरशेड में, वो सारी की सारी डेवलपमेंट जो है उसके जो सीवरेज सिस्टम है वो सारे का सारा डायरेक्टली अनट्रीटेड उधर के नालों में डिस्पोज हो जाता है। डायरेक्टली और अनट्रीटेड इसमें जा रहा है जी। आपका वॉशरूम का वेस्ट, टॉयलेट्स का वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मुर्गी खानों का वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, जो भी वेस्ट अलाउ कैसे है? अनट्रीटेड अलाउ तो नहीं है, टेक्निकली तो अलाउ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप कि वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है, डेवलपमेंट होती है, या जो पुरानी डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई आज तक इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया गया कि उसको जो है वो ठीक किया जाए। इससे पहले हाईलाइट भी नहीं किया गया ये इशू, मतलब ये बहुत सिवियर इशू है अगर जी देखिए, हाईलाइट तो हुआ है, हाईलाइट तो हुआ है बैक इन अर्ली 2000, आज से तकरीबन 10-20 साल पहले एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था रीप के नाम से, रावलपिंडी इम्प्रूवमेंट एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट REIP रीप का एक प्रोजेक्ट था। उसमें कंसीव किया गया था कि किस तरीके से आप यहाँ के जो स्पेशली जो सब सरफेस जो आपकी ड्रेनेज है ऑफ यूज्ड वाटर और सीवरेज जो है, आप उसको किस तरह से करेंगे। इसके लिए बाकायदा पाइपलाइंस, ड्रेनेज की ड्रेनेज नेटवर्क, फिर उसके साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वो सारे कंसीव हुए थे, लेकिन उसमें से बना कुछ भी नहीं है। और उसकी मेरे ख्याल में जो वजह मुझे नज़र आती है वो ये है कि जो आपका सीवरेज सिस्टम होता है, इट इज़ अंडरग्राउंड, इट इज़ बरीड, इट इज़ नॉट विजिबल। और जब आपके पास कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, दे नीड टू शो विजिबिलिटी। और हम हमेशा पॉसिटी ऑफ फंड्स में काम कर रहे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ ऑलवेज गो टू थिंग्स विच आर मोर विजिबल, और जो इनविजिबल चीज़ें हैं उनकी तरफ जो है हमारी तवज्जो बहुत कम होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल फिर भी बुनियादी तौर पे यही है कि देखें, इंतज़ामिया तो है, एक सिस्टम भी है, एक डैम है, एक झील है, उसमें ये अलाउ करना, आपने कहा अलाउ तो नहीं है, लेकिन अलाउ है। अगर एक चीज़ आ रही है इसका मतलब है किसी ने तो आंखें बंद कर रखी हैं, रोका नहीं जा रहा ना, रोका नहीं जा रहा उसको। कि आसपास हम यूनिवर्सिटीज़ भी देखते हैं, आसपास हम और साइट्स भी देखते हैं, वहाँ के सारा अनट्रीटेड वाटर्स में मुसलसल आए जा रहा है।
तो इसको अगर नहीं रोक रहे तो उसका नुकसान हमें कहाँ उठाना पड़ रहा है? हर जगह पे, हर जगह। मतलब देखिए, ये जो रावल डैम है ना, बेसिकली रावल डैम बनाया गया था रावलपिंडी को पानी देने के लिए। सही। सिमली डैम बनाया गया था इस्लामाबाद को पानी देने के लिए, और फिर एक तीसरा डैम है इधर विसिनिटी में, खानपुर डैम, उसमें दोनों सिटीज़ का शेयर है। तो ये 3 डैम हैं जो इस जगह के ऊपर लोगों को वाटर सप्लाई के लिए बना के दिए गए थे, और दे वर बिल्ट लॉन्ग अगो, 60s में बने ये सारे डैम्स। आज के मतलब के टाइम पे अगर इस तरह के 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएं तो ये कम से कम भी $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है आज की ठीक है। अब आप ये देखिए कि खूबसूरती क्या है इन 3 प्रोजेक्ट्स की, या मैं कह रहा हूँ कि खूबसूरती के अलावा मैं दूसरा वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, ऑपोजिट टू खूबसूरती क्या होता है। ये तीनों सरफेस वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं। सरफेस वाटर इज़ ऑलवेज प्रोन टू पोल्यूशन और इज़ मोर प्रोन टू पोल्यूशन। और आपका जो इस वक्त जो आपकी ये दोनों सिटीज़ हैं, ये सर्वाइव किस पे कर रही हैं? ये ग्राउंड वाटर पे सर्वाइव कर रही हैं। हर जगह पे लोगों ने बोर किए हुए हैं, CDA ने अपने बोर किए हुए हैं, लोगों ने घरों में बोर किए हुए हैं। अगर आप रावलपिंडी में चले जाएं तो कंटोनमेंट में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कंटोनमेंट बोर्ड के बोर्ड्स हैं, वासा वालों के अपने बोर्ड्स हैं, और आपकी 70% वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली ग्राउंड वाटर से पूरी हो रही हैं। अब ये बड़ी सोचने की बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सारी सरफेस वाटर के ऊपर है और चला रहा आपको ग्राउंड वाटर है, जिसकी मैनेजमेंट ही नहीं हो रही बल्कि मिसमैनेज हो रहा है, बल्कि उसमें ग्राउंड वाटर और नीचे जाए जा रहा है। हाँ। अब देखिए, डिस्पाइट ऑल द मिसमैनेजमेंट, आपका ग्राउंड वाटर इज स्टिल ऑफ द बेटर क्वालिटी। मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी ठीक है इस वक्त, उसमें भी बहुत बेटर देन दैट, लेकिन इट इज स्टिल बेटर देन रावल डैम। तो अब ये सोचने की ये बात है कि हमने ठीक है किसी ज़माने वो इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन अब हमने ये नहीं देखना कि हमने वी डोंट हैव टू कनेक्ट आवर सेल्स विद द पास्ट, वी डोंट हैव टू जस्टिफाई आवर इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज ऑफ द पास्ट, वी हैव टू जस्टिफाई ओनली आवर इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज ऑफ द फ्यूचर। जस्ट लर्न फ्रॉम द पास्ट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सॉल्यूशंस की तरफ अगर आए, क्या क्या सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं, क्या किस तरह से सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है ताकि ये पोल्यूटेड वाटर कितने लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ किस तरह से आबी हयात इससे मुतासिर हो रही है? जी देखिए, हमारी जो अप्रोच है ना सॉल्यूशंस में, हमने ट्रीटिंग द सिम्टम्स से निकल के ट्रीटिंग द कॉज पे जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा पानी गंदा क्यों हो रहा है, वाई दिस वाटर इज़ डर्टी, वाई इट इज़ पोल्यूटेड, क्यों इसमें जंगली हयात जो है वो भी अब सर्वाइव करने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि अनट्रीटेड वाटर जा रहा है, वेस्ट के सोर्सेज है। बाय द वे, ये जो रीप का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें एक बड़ी डिटेल्ड स्टडी हुई थी जिसमें उस वक्त, आज से 20 साल पहले, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उस वक्त उन्होंने वो सारे पॉइंट्स ऑफ पोल्यूशन मार्क किए थे, उसका मैप था कि जी इधर इधर से पोल्यूशन आ रही है, इसको आप ठीक करें। लेकिन अब 25 साल से हुआ कुछ नहीं। ना सिर्फ ये कि वो पॉइंट्स अपनी जगह पे जूं के तू हैं, बल्कि वो बड़े हो गए हैं और उसमें ऐड भी हो गए। गो बैक टू दैट पॉइंट, और उधर से आप जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है आप उनको आइडेंटिफाई करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको वहीं पे सोर्स के ऊपर ट्रीट करना शुरू करें। डॉक्टर साहब, बायोरेमेडियल प्लांट्स, इसका आपने जिक्र भी किया, क्या ये सस्ता सोल्यूशन है इस इशू का? जी बिल्कुल, इस तरह से है कि ये कोई आपको इस तरह के प्लांट्स इंपोर्ट नहीं करने, ये पौधे होते हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशन है। ठीक। और नॉर्मली लोकल होते हैं, मैक्सिमम इसमें आपको लोकल प्लांट्स मिल जाते हैं। आपने उनको एक ख़ास तरतीब के साथ लगाना होता है जिसके बीच में आपके पूल्स और पॉन्ड्स बनते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके साथ एक थोड़ा बहुत आपको सैंड फिल्ट्रेशन का जो है वो सिस्टम लगाना पड़ता है, और उससे आपका पानी जो है वो एक मिनिमम उसकी जो है ना क्वालिटी वो मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। और जब जिस वक्त पानी अपनी फ्लोइंग स्ट्रीम में आता है तो फिर बायोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी टेक्स ओवर, तो उसमें वो खुद भी एक नेचुरल क्लींजिंग होती है। आप उस किस्म के सिर्फ सिस्टम से अगर आप शुरू कर दें तो आपके तकरीबन कोई 70 to 80% प्रॉब्लम आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ें जो है ना ये इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है टू बिगिन विद। और बाकी हम एज एन इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने फुटेज में भी देखा, हमें वहाँ ट्रैश नज़र आ रहा है, प्लास्टिक बॉटल्स नज़र आ रही हैं, रैपर्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर तो ज़ाहिर आपने खुद फेंके, खुद जितना ख्याल कर सकते वो करें, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो जिस लेवल की सर ने बातें बताई हैं डॉक्टर साहब ने, इस पर मैनेजमेंट को फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। 25 साल रीप 25 साल पहले कंसीव हुआ, आई एम सरप्राइज कि उस पर काम क्यों नहीं। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू। एक्चुअली नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।